Hello students, this would be the second part of your maths pack or the first chapter you can say. ये पहला चैप्टर है और सेकंड वर्जन है क्योंकि पहले आपने एक कैलकुलेशन टेक्निक नाम से एक देखी होगी. जितने भी फंडाज मैंने उसमें दिए हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड मेक योर कैलकुलेशन इजी. फाइन. अब हम आते हैं नए वर्जन पे. जो पहला टॉपिक है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स और अलजेब्रा यू कैन से एंड वी आर टेकिंग इट एज यूनिट 1. इसमें हम आपको क्या बताएंगे, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है जो बच्चा इस पैक को खरीदेगा वो काफी सारे टेस्ट से गुजरने के बाद ही इसे खरीदेगा. फाइन. और उसको एक सर्टेन लेवल तक आने के बाद ही ये सीरीज मिलेंगे, ठीक है ना. इसका मतलब कि यहां पर जो बच्चा आएगा, यहां तक जो बच्चा पहुंचेगा उसको उस बेसिक थ्योरी का नॉलेज तो होगा ही. जैसे मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर पूछूं तो किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. या मैं यूं बोलूं कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यस और नो, स्क्वायर रूट, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड. ये सारी की सारी छोटी बातें, बेसिक बातें आपको आनी होंगे, तभी आप इस टॉपिक में जाएंगे, ठीक है. तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं. अपने को पता है कि x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 मॉडुलस ऑफ इट इज इक्वल टू 1. ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर के उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा. किस पर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 के. अगर कहीं पर, जहां पर भी देखिए, लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2. ठीक. तो जहां पर भी ये जो लाइनें ज्वाइन कर रही हैं उनका परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होगा उस पॉइंट का लोकस, बाइसेक्टर पर जो पॉइंट आएगा उसका लोकस ये वाला है, उसके लोकस की इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है. तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बहुत बेसिक पे नहीं जा रहा हूं, मैंने पहले ही बताया ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग उस लेवल पे होंगे, ठीक. दूसरा, अगर मैं बोलूं कि माइनस मॉडुलस ऑफ z, किसी भी नंबर z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं मॉडुलस ले लूं और उसे नेगेटिव साइन ले लूं तो डेफिनेटली वो लेस देन इक्वल टू होगा रियल ऑफ z से, यानी कि z का जो रियल पार्ट होगा उससे छोटा ही होगा. अगर मैं बोलूं 3 प्लस 4 आयोटा तो इसका डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ z, अगर ये z है तो अगर मैं इसको मॉडुलस ऑफ z ले लूं तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, रूट ऑफ इट इज 5. अब अगर मैं इसका माइनस ले लूं, इसको माइनस माइनस कर दूं तो ये डेफिनेटली इस रियल ऑफ z से डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 3 हो सकता है. अगर 3 नेगेटिव होता तो इक्वल टू हो सकता था, यस और नो. और अगला मैं बोल सकता हूं ये जो रियल उससे छोटा होगा और ये छोटा होगा खुद नंबर, ये रियल ऑफ दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z से. ऑफ कोर्स ये तो होगा ही, मॉडुलस ऑफ z इज 5, उससे छोटा होगा, यानी कि रियल पार्ट इस नेगेटिव मॉडुलस से बड़ा या बराबर, और जो खुद मॉडुलस ऑफ द नंबर है वो रियल पार्ट से भी बड़ा होगा. ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि माइनस z, यानी कि मॉडुलस जो इसका है उसका नेगेटिव, इमेजिनरी जो है ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z से z उससे बड़ा होगा, और जो इमेजिनरी ऑफ z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से छोटा होगा. इज दैट क्लियर? मूव ऑन नेक्स्ट. इफ a and b आर द रियल नंबर्स एंड z1 एंड z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन अगर a और b रियल नंबर है, z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि a टाइम ऑफ z1 प्लस b टाइम ऑफ z2 मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू b टाइम ऑफ z1 माइनस a टाइम ऑफ z2 का जो स्क्वायर है, ठीक है, a z1 प्लस b z2 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस b z1 माइनस a z2 मॉडुलस होल स्क्वायर, ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर. यू कैन प्रूव इट इजीली. लेट्स से z1 एक नंबर है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा, और z2 ले लेता हूं, मान लो मैं 4 प्लस लेट्स से 3 आयोटा, कोई सा दो नंबर ले लिए.
अब अगर मैं कोई ए और बी कोई दो नंबर ले लूं जो कि रियल हो और उससे मैं Z1 को मल्टीप्लाई करूं और B से Z2 को मल्टीप्लाई करूं, जोड़ने के बाद मॉडुलस ले लूं और उसका स्क्वायर करूं, ऐसे ही मैं B को Z1 से मल्टीप्लाई करूं और A को Z2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद उनका मॉडुलस ले लूं, तो वो वैल्यू उन दोनों नंबरों के जो A और B हैं उनके स्क्वायर के सम और जो नंबर Z1 है उसके मॉडुलस और जो नंबर Z2 है उसके मॉडुलस के स्क्वायर के सम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इन दोनों नंबरों के स्क्वायर का सम और इन दोनों नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के सम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से दीजिए। अगला, इफ Z1, Z2, Z3 आर द three distinct complex number and A, B, C are the three positive real numbers such that A upon Z2 minus Z modulus plus B upon Z3 minus Z1 modulus is equal to C upon Z1 minus Z2 modulus हो, then ध्यान से देखिए तो अपने पास जो वैल्यू आएगी A स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस Z2, B स्क्वायर अपॉन Z3 माइनस Z1 प्लस C स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये रिलेशनशिप आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ये सारे रिलेशनशिप आप प्रूव कर सकते हैं। Z1, Z2, Z3 तीन नंबर लीजिए और इन रिलेशनशिप को यूजुअली यू कैन प्रूव दैट, जैसे मैंने किया। ऐसे मैं बोलूं अगर AI प्लस BI प्लस CI मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनमें कि I की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, एंड तब मैं अगर उसका एक डिटर्मिनेंट तैयार करूं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, अगर इनको कॉलम में ले लूं, देन जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा, इस Z का जो कॉन्जुगेट बनेगा वो इन सभी के कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट का बराबर होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये अगर Z, A, B, C अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनमें I की वैल्यू 1, 2, 3 है, तो जो Z होगा वो बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1, B1, C1, A2, B2, C2, और इसी का जो बनेगा क्या कॉन्जुगेट ऑफ Z जो बनेगा इन सभी के कॉन्जुगेट के बराबर। जहां पे ध्यान रखना A1, B1, C1 और ये A2, B2, C2, A3, B3, C3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगला डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है, इफ Z1 and Z2 are the two complex number then the distance between Z1 and Z2 is nothing but Z1 minus Z2 modulus of it. अगला, the equation of the line, the parametric form of the equation of lining joining Z1 and Z2, ठीक है, in parametric form। मान लो को हम Z1 और Z2 को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पर से जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी मिलेगी वो मिलेगी Z इज इक्वल टू T टाइम ऑफ Z1 प्लस 1 माइनस T टाइम ऑफ Z2, जहां पर T पैरामीटर है। फाइन। अगला, द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में है, अगर हम Z1 और Z2 मान लो एक पॉइंट है Z1 दूसरा पॉइंट है Z2, ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी Z, ये इक्वेशन हो जाएगी, ध्यान से देखिए, Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z1, या फिर मैं अगर इनका डिटर्मिनेंट तैयार करूं तो वो ये डिटर्मिनेंट बनेगी और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसी द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन सभी को पता है, कॉन्जुगेट ऑफ A इंटू Z प्लस A कॉन्जुगेट ऑफ Z प्लस B इज इक्वल टू 0, जहां पर B इज अ रियल नंबर, B रियल नंबर है और A एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इज दैट क्लियर? स्लोप, मान लो कि कोई पॉइंट है A Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है B जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है किसी B के Z2। मान लो एक नंबर है Z1 जो उसको लिख सकता हूं मैं 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक, दूसरा नंबर है Z2 लिख देता हूं 4 प्लस 3 आयोटा। तो पहले वाले के पॉइंट क्या हो गए Z1 के, जो A के पॉइंट हो गए कोऑर्डिनेट 3,4 और B के हो जाएंगे तो 4,3, यस और नो? ठीक, अगर A और B दो पॉइंट हैं और जिनके कोऑर्डिनेट हैं Z1 और Z2 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन द स्लोप ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर म्यू हो जाएगा क्या, आपको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन Z2 माइनस Z1। तो यहां पे मैं लिख दूंगा Z1 माइनस Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इज दैट क्लियर? फाइन। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन AB। अगला देखिए, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, कोई दो लाइन अगर पैरेलल हैं, मान लो इफ द टू लाइंस on the complex plane having slope mu1 and mu2
अगर म्यू1 और म्यू2 उनके स्लोप हैं तो पैरेलल तभी होंगे जब स्लोप बराबर होंगे, तो म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2। ये परपेंडिकुलर तभी होंगे कब, जब म्यू1 इज इक्वल टू माइनस म्यू2, आपको मालूम है, या फिर म्यू1 प्लस म्यू2 इज इक्वल टू 0। फाइन, इन दो केसेस में ये क्या हो सकते हैं, इस केस में तो ये पैरेलल होंगे, और अगर ये केस बनेगा सम ऑफ द स्लोप वुड बी 0, तो मैं बोल सकता हूं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत सिंपल सी बात। अगला, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इनके बीच में एंगल क्या होगा। लेट्स से एक पॉइंट है ए, जहां पर Z1 रिप्रेजेंट हो रहा है, B को रिप्रेजेंट कर रहा है Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 C को, और कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 D को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर द 4 पॉइंट्स ऑन आर्गेंट प्लेन। देन the angle theta between the lines AB and CD is given by, ठीक, let's say, तो अपने को पता है नॉर्मली क्या होता है, tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 होता था, मॉडुलस ऑफ इट, यहां पर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z4, that is the theta, angle between the two lines. Now अपने पास कोलिनियर पॉइंट्स, अगर Z1, Z2, Z3 आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, ये तभी कोलिनियर होंगे जब Z1, Z2, Z3 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1, कॉन्जुगेट ऑफ Z2, कॉन्जुगेट ऑफ Z3 ऐसी कोई डिटर्मिनेंट हो और इसकी वैल्यू 0 हो जाए, या फिर ये तभी कोलिनियर होंगे जब Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 प्योरली रियल हो, तो भी ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, और तीसरा केस बनेगा अगर आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 बराबर हो जाए आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 के। तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, लेट्स से A1 प्लस B1 आयोटा, A2 प्लस B2 आयोटा, A3 प्लस B3 आयोटा, और उनसे आप इनको प्रूव कीजिए, ये इनके कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है, और आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। फाइन, फिर भी वो कोप्लेनर होगा, कोलिनियर होंगे कब, थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 आर इन AP, तो 3-4 कंडीशंस हैं जब ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। कब कब, इफ वी फॉर्म अ डिटर्मिनेंट ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड विद देयर कॉन्जुगेट्स, फाइन, एंड द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट वुड बी 0 एंड अलोंग विद द कांस्टेंट टर्म 1 1 1, या फिर Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 प्योरली रियल हो जाए, या फिर आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 बराबर हो जाए आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 के, और या फिर तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर तब भी कोलिनियर ही होंगे जब Z1, Z2, Z3 AP में हो। फाइन, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन इन द रियल एक्सिस, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर A है और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक Z है, तो जब हम क्या करें, कॉन्जुगेट ऑफ A इंटू Z, कॉन्जुगेट ऑफ Z इंटू A जब 0 के बराबर हो, तो उस वक्त क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन, इसी लाइन का जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, क्या, कॉन्जुगेट ऑफ A इंटू Z1 इंटू Z प्लस A इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू 0 इज इमेजिनरी, इमेजिनरी हो, एंड इज ऑल्सो AZ प्लस AZ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, तो ये एंगल है, ये लाइन जो है रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, यानी कि एक लाइन दूसरे की रिफ्लेक्शन लाइन, ठीक है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, एक परपेंडिकुलर, मान लो ये लाइन है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी पॉइंट से, तो ये कोई पॉइंट है लेट्स से P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है Z1 या कुछ भी, और ये कोई लाइन है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। इट मींस if we draw a perpendicular from a point to a line, then what would be the length of it? Then the length of the perpendicular from point Z1 to the line A conjugate Z plus B is equal to 0, आपको पता है स्ट्रेट लाइन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, is given by A Z1 conjugate plus A conjugate Z1 plus B upon twice of the modulus of A, right? तो ये हो जाएगा अपने पास length of the perpendicular from a point to a line. Next, सेक्शन फॉर्मूला सभी को मालूम है, ठीक है, 2 points P and Q and their affixes are let's say Z1 and Z2 respectively in the argent plane. The point R divide the join of PQ in the ratio of let's say M is to N, ठीक है, एक पॉइंट है P
दूसरा पॉइंट है Q, इनके ज्वाइन को मैंने, इनका ज्वाइन, इसको, इसका अपेक्स Z1 है और इसका अपेक्स Z2 है। मान लो कोई पॉइंट R है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, M/N के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसे का देखिए, ऐसे जो इस R के जो कोऑर्डिनेट होंगे हो जाएंगे mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, और हो जाएगा ये होगा, ठीक है, जब कब हो, ये R पॉइंट इंटरनल डिवीजन कर रहा हूं, इंटरनल यानी कि इंटरनली, ठीक है, अंदर से डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि A और P और Q के बीच में कहीं हो। और अगर ये R पॉइंट P और Q के कहीं बाहर है तो कौन जाएगा, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये है सेक्शन फॉर्मूला उसके लिए जब वो पॉइंट इन P और Q के बाहर हो। बाहर के कोऑर्डिनेट तब ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे जब इंटरनल डिवीजन हो। वैसे ही सेम जैसे आपने प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y हो जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जब इंटरनल डिवीजन के लिए तो x और y के कोऑर्डिनेट ये हो गए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बस साइन माइनस हो जाता है। तो सेम फॉर्मूला वी कैन यूटिलाइज हियर। और अगर r मिड पॉइंट है तो वो Z1 और Z2 के बीच में ही है, m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ईच, क्योंकि 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बाई 2 हो जाएगा, सिंपल। अगला, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस Z1 Z2 Z3। एक ट्राइंगल है कोई, ये ट्राइंगल, इसका एक वर्टेक्स Z1 है, दूसरा वर्टेक्स Z2 और तीसरा Z3, तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बल्कि होगा सिग्मा ऑफ Z2 माइनस Z3 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1 फाइन एंड द मॉडुलस ऑफ द समेशन ऑफ इट स्क्वायर यूनिट, फाइन। इक्विलेटरल ट्राइंगल का, लेट्स से इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं वो Z1 Z2 और Z3 हैं, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा वो तभी होगा जब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर हो जाए Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 के, ठीक है। यहां पर Z1 Z2 Z3 आर द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, फाइन। तो और इसके अलावा अब मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 0 हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल वही होगा या तो ये कंडीशन हो जाए और या फिर ये कंडीशन हो, तो फिर ट्राइंगल ऑन द आर्गन प्लेन इज सेड टू बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। If the complex number Z1, Z2, Z3 be the vertices of the equilateral triangle, and if Z0 is the circumcenter of the triangle, then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square। देखिए अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये कोई Z0 अपने पास कोई क्या है, ये Z1 वर्टेक्स, ये Z2 वर्टेक्स और ये Z3 वर्टेक्स, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, सर्कमसेंटर। तो इसका मतलब इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये पॉइंट से डिस्टेंस और ये पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होगी डेफिनेटली द रेडियाई ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब उस केस में ये वैल्यू किसके बराबर होगी, Z1 Z2 के बराबर है, तो ये हो गया मान लो Z0। ये भी किसको ले सकते हैं, Z0, इसको भी ले लिया मैंने Z0, तो ये क्या हो गया Z0, ये Z0 का स्क्वायर, देखिए Z1 Z2 के बराबर, Z2 Z3 के बराबर और Z3 Z1 के बराबर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इनका और 3 टाइम ऑफ Z0 स्क्वायर के हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तब भी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा और विद द सर्कमसेंटर Z0।